नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। डिजिटल हुआ चीन का सीमेंट उद्योग, हरित परिवर्तन को देगा बढ़ावा। हरित खेती पर जोर देता चीन। साल 2026 में दुबई में उड़ेगी फ्लाइंग टैक्सी। अब समाचार विस्तार से। चीन का सीमेंट उद्योग ग्रीन प्रयोगों को अपना रहा है। दरअसल कार्बन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चीन डिजिटलीकरण और हरित प्रथाओं का सहारा ले रहा है। जनवरी में सीमेंट उत्पादन में कम से कम उत्सर्जन का लक्ष्य रखने वाली एक योजना बनाई गई। इस योजना के तहत साल 2025 तक प्रमुख क्षेत्र में 50% और साल 2028 तक देश भर में 80% तक सीमेंट क्लिंकर उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य है। साल 2023 तक 274 सीमेंट कारखानों और 125 सीमेंट खदानों को हरित निर्माताओं के तौर पर मान्यता दी गई। एक ऐसा उद्योग जिसने 2023 में 2 बिलियन टन से अधिक का उत्पादन किया और 38 वर्षों तक दुनिया का अव्वल उत्पादक रहा, वह अपने कारखानों को ज़्यादा इको फ्रेंडली बनाने और हरित खनन तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए लगातार जुटा हुआ है। इसका मकसद कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना है, जो 2023 में 1.2 बिलियन टन से ज़्यादा रहा। चीन की पारंपरिक चिकित्सा, जिसे TCM भी कहा जाता है, चीन की वैज्ञानिक उन्नति और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की वजह से दुनिया भर में मशहूर हो गई है। चीन ने कई TCM रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए हैं। आपको बता दें कि इंटरनेशनल ट्रेडिशनल मेडिसिन क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री साल 2023 में WHO के प्राथमिक रजिस्ट्री नेटवर्क में शामिल हो गई थी। TCM अब 196 देशों और क्षेत्रों में मौजूद है, जिसमें 40 से ज़्यादा विदेशी संस्थाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। दुनिया भर में TCM के फायदे पहुंचाने के लिए विदेशों में 30 TCM केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए TCM को 16 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी जोड़ा गया है। इस साल की शुरुआत से ही चीन ने हरित कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर खूब जोर दिया है। इसके लिए जमीन की क्वालिटी में सुधार के लिए काली मिट्टी का संरक्षण करना, प्रति और फसल चक्र पर ध्यान देना शामिल है। इन छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर फिलहाल 66.67 मिलियन हेक्टेयर उपजाऊ कृषि भूमि जोती गई और 39.4 मिलियन हेक्टेयर पर जल बचत सिंचाई लागू की जा सकी, जिसके चलते सिंचाई दक्षता 0.572 तक बढ़ गई है। दक्षिण पश्चिम चीन के तिब्बत स्वायत्त प्रदेश में एक बोर्डिंग स्कूल की हालिया यात्रा के दौरान भारत, फ्रांस, स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका जैसे विभिन्न देशों के विद्वानों और मीडिया पेशेवरों ने तिब्बती बच्चों को दी जा रही शिक्षा की प्रशंसा की। वे विशेष रूप से AI सहित स्कूल के विविध प्रकार के कोर्सेज से प्रभावित हुए, जिसने विशेष रूप से लड़कियों के बीच बहुत रुचि पैदा की। तिब्बत की शिक्षा प्रणाली 15 वर्षों तक चलती है और इसमें क्लासेस, खाना और रहना शामिल होता है, जो सभी के लिए समान अवसर की गारंटी देती हैं। साल 2024 की पहली तिमाही में यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार देखा गया। यूरोपीय आयोग के वसंत आर्थिक पूर्वानुमान के मुताबिक EU की मुद्रास्फीति में गिरावट और निजी खपत में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि यह विकास अपनी क्षमता से कम रहा, लेकिन उम्मीद से ज्यादा रहा। यूरोपीय संघ की GDP 2024 में 1% और 2025 में 1.6% बढ़ने का अनुमान है, जबकि यूरोजोन की GDP 2024 में 0.8% और 2025 में 1.4% बढ़ने का अनुमान है। यूरोजोन मुद्रास्फीति इस साल 2.5% और अगले साल 2.1% तक पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है। दुबई 2026 की शुरुआत में शहर के परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाते हुए एक फ्लाइंग टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए तैयार है। दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जॉबी एविएशन के साथ मिलकर दुबई को अव्वल शहर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। 6 प्रोपेलर से लैस ये टैक्सियां 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंचकर 160 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, जिसमें एक पायलट और 4 यात्री बैठ सकते हैं। कॉफी के पेड़ लगाना हाल ही में पनामा में पारिस्थितिक संरक्षण के लिए एक गुप्त हथियार के तौर पर उभरा है। पनामा के किसानों ने पनामा नहर के मध्य बेसिन में पर्यावरण की सुरक्षा और सूखे से निपटने के लिए कॉफी के पेड़ लगाने शुरू कर दिए हैं। इस पहल की शुरुआत एल्सा मार्टिनेज ने की, जो खुद 6000 कॉफी के पेड़ों वाले बागान की मालिक हैं। शहरीकरण की वजह से प्रदूषण, मिट्टी का कटाव, पेड़ों की कटाई और बारिश में कमी आई है, जिससे नहर के जल स्तर पर खतरा पैदा हो गया। इससे निपटने के लिए पनामा नहर प्राधिकरण ने साल 2010 में एक वनस्पति बहाली अभियान शुरू किया था।
जिसमें काफी सारे कॉफी के पेड़ लगाए गए। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्लास्टिक की जगह बांस का इस्तेमाल करने में चीन सबसे आगे है, जो पर्यावरण के लिए बेहतर है। लोगों की मानसिकता और आदतों में यह बदलाव काफी हद तक प्लास्टिक के बजाय बांस के इस्तेमाल के इको फ्रेंडली फायदों के कारण है। बांस प्लास्टिक की तुलना में काफी फायदेमंद है, जो इसे ज्यादा टिकाऊ और इको फ्रेंडली विकल्प बनाता है। 12 अक्टूबर 2023 को चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग और देश की अन्य 3 केंद्रीय सरकारी एजेंसियों ने प्लास्टिक के इको फ्रेंडली विकल्प के तौर पर बांस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 3 साल की कार्य योजना शुरू की। इस योजना के तहत लोगों को प्लास्टिक से बांस पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्य योजना का मकसद प्लास्टिक के बजाय बांस का इस्तेमाल करके प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है। इसमें एक ऐसी प्रणाली बनाना शामिल है जो प्लास्टिक की जगह बांस का इस्तेमाल करने और पूरी तरह से सप्लाई चेन में सहयोग को प्रोत्साहित करने पर जोर है। इसमें बांस की चीजें बनाना और बाजार में बांस का इस्तेमाल बढ़ाना शामिल है। वहीं चीन के राष्ट्रीय वानिकी और घास के मैदान प्रशासन के अंतर्राष्ट्रीय बांस और रत्न केंद्र के एक शोधकर्ता की माने तो चीन के पास बहुत सारे बांस संसाधन हैं। उसके पास करीब 837 तरह के बांस है। बांस के जंगल 75.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं और हर साल 15 करोड़ टन से अधिक बांस का उत्पादन होता है। इस साल की शुरुआत तक चीन के 17 प्रमुख बांस उत्पादक प्रांतों में प्लास्टिक के बांस आधारित विकल्पों को समर्पित 20 से अधिक इंडस्ट्रियल बेस बनाए जा रहे हैं या फिर बनाने की योजना है। इससे पता चलता है कि बांस में कितनी संभावनाएं हैं और ये कितने फायदेमंद है। बांस के कई फायदों में से एक है इसकी कठोर मौसम झेलने और टिकाऊ बने रहने की खूबी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक पुराना होने पर टूटने लगता है, लेकिन बांस प्राकृतिक रूप से मजबूत सामग्री है जो आसानी से खराब नहीं होता। इसे अलग अलग तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे निर्माण सामग्री, फर्नीचर और यहाँ तक कि कपड़ों के लिए भी टिकाऊ विकल्प बनाता है। बांस एक बहुत ही ज़्यादा रिन्यूएबल संसाधन है। प्लास्टिक बनाने के लिए भारी मात्रा में प्रोसेसिंग और फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत होती है, लेकिन बांस को हानिकारक कीटनाशकों या फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के बिना जल्दी से उगाया जा सकता है। असल में बांस एक ही दिन में 3 से 4 फीट तक बढ़ सकता है, जिससे यह कम वक्त में ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है और प्रचुर संसाधन के तौर पर गिना जाता है। बांस भी तेजी से बढ़ने वाला संसाधन है। प्लास्टिक के विपरीत इसे उगाने के लिए हानिकारक केमिकल या तेल जैसी अननेचुरल चीज़ों की जरूरत नहीं होती है। यह काफ़ी तेजी से उगता है और बढ़ता है, जिसका मतलब है कि बांस हमेशा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और यह पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। मौजूदा समय में 10,000 से अधिक प्रकार के बांस उत्पाद है, जिनका उपयोग रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से लेकर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण सामग्री और यहाँ तक कि कृषि उत्पादन तक विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। मध्य चीन के हुपई प्रांत में हान छुआन शहर अपने बांस संसाधनों के लिए जाना जाता है। लंबे समय से वहाँ के लोग बांस से घरेलू बर्तन जैसी चीजें बनाने में कुशल रहे हैं। यह कौशल अब स्थानीय विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। स्थानीय सरकार इस कौशल को सीखने वाले लोगों को पैसे देती है, जिससे उन्हें अतिरिक्त पैसे कमाने और परंपरा को जीवित रखने में मदद मिलती है। वहाँ के स्थानीय किसानों का कहना है कि वे अपने उत्पादों को चीन के विभिन्न हिस्सों में बेचते हैं और बांस बुनने वाले लोग बांस से चीजें बनाकर सालाना 20,000 युआन तकरीबन 2 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। चीन में बांस उद्योग 2.9 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से 1.9 करोड़ से अधिक किसान हैं। यह देश के सभी बांस श्रमिकों का 65% से अधिक है। इसके अलावा बांस उद्योग में 10,000 से अधिक बांस प्रोसेसिंग उद्यम है। चीन लोगों को प्लास्टिक के बजाय बांस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नई तकनीक भी विकसित कर रहा है। इस साल उसने बांस के कई नए उत्पाद बनाए हैं, जो कि प्लास्टिक से कई ज़्यादा बेहतर हैं। देखा जाए तो इस तरह के सुधारों के कारण चीन का बांस उद्योग श्रम की तुलना में प्रौद्योगिकी पर अधिक केंद्रित हो रहा है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।